आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की, जहां हाल ही में एक बहुत बड़ा राजनैतिक संकट खड़ा हो गया। और बात यह है कि इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पता है शुरुआत कहां से हुई? एक सोशल मीडिया ट्रेंड से, और इसका अंत देश में आगजनी और भयानक हिंसा के साथ। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जरा सोचिए, काठमांडू और देश की संसद धूं धूं कर जल रही है। ये सिर्फ एक इमारत में लगी आग नहीं थी। नहीं, ये तो दशकों से लोगों के अंदर जो गुस्सा दबा हुआ था ना, उसकी आग थी। और वो आग अब सड़कों पर उतर आई थी। पर सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक मामूली सा सोशल मीडिया ट्रेंड इतनी बड़ी तबाही की वजह कैसे बन सकता है? मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि देश का युवा इतना ज्यादा भड़क गया? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस चिंगारी को देखना पड़ेगा जिसने इस आग को भड़काया। और वो चिंगारी थी एक डिजिटल ट्रिगर। ये नंबर देखिए, 26। सरकार ने क्या किया? एक ही झटके में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। और बस यही वो फैसला था जिसने युवाओं के गुस्से को, कह सकते हैं कि पहली बार एक साथ जोड़ा, एक आवाज दी। और सुनिए, ये कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मतलब वो सब कुछ जो आजकल लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। तो जाहिर है ये फैसला लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर, अपनी आवाज पर एक सीधा हमला लगा। अब सरकार का तर्क क्या था? उनका कहना था कि भाई हम तो बस गलत सूचनाओं को रोकना चाहते हैं और ये प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं है। लेकिन देश के युवाओं ने इसे बिल्कुल अलग तरह से देखा। उनके लिए यह साफ साफ फ्री स्पीच पर हमला था। एक कोशिश थी उनकी आवाज को दबाने की। और देखिए, इस बैन की टाइमिंग वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बैन ठीक तब आया जब सोशल मीडिया पर नेपो बेबीज नाम के कैंपेन वायरल हो रहा था। इसमें क्या था? एक तरफ नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ और दूसरी तरफ आम नेपाली लोगों का संघर्ष। तो इस ट्रेंड ने जो भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म को लेकर लोगों में गुस्सा था ना, उसे और भी ज्यादा भड़का दिया था। लेकिन एक मिनट, ये गुस्सा सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से नहीं था। नहीं, इसके पीछे तो दशकों से जमा हो रही नाराजगी थी, असंतोष की एक बहुत लंबी कहानी। असल में नेपाल में दो अलग अलग दुनिया चल रही थीं। एक तरफ थे नेता और उनके परिवार जिनकी जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी, और दूसरी तरफ थी आम जनता जो रोज आर्थिक तंगी और मौकों की कमी से लड़ रही थी। ये जो नेपो बेबीज वाला ट्रेंड था ना, इसने बस इसी कड़वी सच्चाई को आईना दिखा दिया था। तो फिर इस पूरी आग के पीछे असली वजह क्या थी? एक तो सिस्टम में घुसा हुआ करप्शन, दूसरा हर तरफ फैला भाई भतीजावाद, तीसरा नौजवानों के लिए मौकों की भारी कमी, और सबसे जरूरी एक जोरदार मांग कि अब बस हमें एक नई पीढ़ी का नेतृत्व चाहिए। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां शांति से हो रहे विरोध प्रदर्शन अचानक से खूनी और हिंसक हो गए। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, बहुत ही तेजी से। पहले दिन प्रोटेस्ट शुरू हुए, उसी दिन सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें हो गईं। दूसरे दिन खबर आई कि प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, और तीसरे दिन संसद भवन में आग लगा दी गई। मतलब कुछ ही घंटों के अंदर हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके थे। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पुलिस की कार्रवाई में करीब 19 से 22 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। सोचिए, इस एक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और जो गुस्सा था वो अब और भी ज्यादा बढ़ गया। खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चलाईं, रबर बुलेट्स और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जाहिर है, इस तरह की कार्रवाई से हालात शांत तो नहीं होने थे, बल्कि और बिगड़ गए। और लोगों का ये गुस्सा किसी एक जगह पे नहीं निकला। संसद भवन, राष्ट्रपति का दफ्तर, सुप्रीम कोर्ट, यहां तक कि प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया गया। ये साफ था, ये लड़ाई अब पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ थी। तो इतनी भयानक हिंसा के बाद अब सवाल यह है कि नेपाल का भविष्य क्या है? आगे क्या होगा? चारों तरफ से बढ़ते दबाव और हिंसा के बीच आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना ही पड़ा। यह प्रदर्शनकारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हालात अभी भी बहुत तनावपूर्ण हैं। सरकार ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेना को तैनात कर दिया है, और काठमांडू के साथ साथ कई शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा हुआ है। क्योंकि प्रदर्शनकारी सिर्फ प्रधानमंत्री के इस्तीफे से खुश नहीं हैं। उनकी मांगें बिल्कुल साफ हैं। पहली, संसद को भंग करो। दूसरी, सारे सांसद एक साथ इस्तीफा दें। और तीसरी, जिन अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, उनके खिलाफ जांच हो।
मतलब वो सिर्फ एक चेहरा नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना चाहते हैं। एक और बात, नेपाल में जो हो रहा है ना, वो कोई अकेली घटना नहीं है। ये उस पूरे ट्रेंड का हिस्सा है जो हम इस इलाके में देख रहे हैं। युवा सड़कों पर हैं। हमने ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, जहां भ्रष्टाचार और आर्थिक तंगी ने बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये डिजिटल एज में नौजवानों की क्रांति का एक नया टेम्पलेट है, एक नया तरीका, जहां एक सोशल मीडिया ट्रेंड दशकों से दबे हुए गुस्से को एक पूरे देश में फैले विद्रोह में बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।